बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या हर ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी है? जिसका जवाब ये है कि अगर ऑफशोर कंपनी कानून के मुताबिक डिक्लेयर की गई है और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बज़ाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। पंडोरा पेपर से पाकिस्तान में मौजूद बहुत से अहम अफराद के नाम सामने आए हैं, जिनमें हुकूमत में बैठे अहम वज़रा भी शामिल हैं, जो कि पीटीआई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इन अफराद को पकड़ा जाता है तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि ये तमाम नामजद अफराद जिन पर इल्ज़ाम है कि वो अपनी पोजीशनें या वजारतों से स्टेप डाउन हों, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने और अगर क्लियर हो जाते हैं तो वापस हुकूमत को ज्वाइन कर लें। क्योंकि बकौल आज के वज़ीर आज़म इमरान खान के, जब पनामा केस आया था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि इनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है और इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सियासी मंजरनामे में गवर्नर बलूचिस्तान ने 3 नाराज वज़रा के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। वज़रा में ज़हूर वलीदी, अब्दुर्रहमान खेतरान और असद बलोच शामिल हैं। इन सूबाई वज़रा ने 6 अक्टूबर को इस्तीफ़े दिए थे। सूबाई तर्जमान का कहना है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी और मशीरों के इस्तीफ़े गवर्नर मंजूर नहीं कर सकता। नाज़रीन, IMF की इनकम टैक्स बढ़ाने, बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त रखी है। क्या हुकूमत इसको मनो अन तस्लीम करने पर मजबूर है या फिर कोई और रास्ता हो सकता है? और तालिबान हुकूमत को भी अब खुदकुश हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कंदूज में मस्जिद में धमाका जिसमें 50 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है यशफीन जम, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। मेरे साथ हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और मेरे साथ हैं हसन असलम शाद, बैनुल अक़वामी माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। यशफीन, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ ज़रा ऑफशोर कंपनी को लेकर। जो इस वक्त की सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको लेकर एक हाई पावर डेलीगेशन बना भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जी अब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड ऑल दैट। आपको लगता है दिस इज़ द वे आउट? बिकॉज जितने भी ऑपोजिशन है, जब हमारी उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं कि जी हमारा ट्रस्ट लेवल जो है वो ना ही वजीर आजम पर है और ना ही उनके अंडर किसी ऐसी चीज के ऊपर है। तो कल जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें तो ये डिस्कशन हो रही थी कि जी जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और उसमें सर्विंग जज होने चाहिए। आप इसको कैसे एनालाइज कर रही हैं? जी, थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इससे पहले पैनामा पेपर्स और पैनामा के बाद तो खैर जो कुछ हुआ, अभी आपने जैसे पॉइंट आउट भी किया, नवाज शरीफ वाला मामला, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और अभी के जो वज़ीर आज़म है जो कि उस वक्त ऑपोजिशन में थे, जिस तरीके से उन्होंने उस स्कैंडल को इस्तेमाल किया, वो उसके बाद PMLN पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, नवाज शरीफ पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सब हम सबके सामने है। मैं सबसे पहले तो इतना कहना चाहती हूँ कि इस तरह 750 पाकिस्तानियों का नाम नहीं है। दुनिया भर के बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स, पॉलिटिशियंस, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए बिजनेसमैन, उनका नाम है। लेकिन जिस किस्म का शोर और हंगामा पाकिस्तान में होता है, जो पहले भी हुआ और जो अब भी हो रहा है, पहले तो उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी आपने अपने इब्तिदाई में कहा, दुरुस्त कहा, ऑफशोर कंपनी इटसेल्फ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय एनी मींस। हाँ, ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ मोडालिटीज हैं, कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि क्या चीजें डिक्लेयर्ड हैं, नहीं हैं, जो भी मामला उसके टेक्निकलिटीज उसके अंदर उनको बहरहाल देखना पड़ता है। अब उसको देखने का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? पाकिस्तान ऐसा मुल्क तो है नहीं कि यहाँ पर किसी किस्म के इदारे इन प्लेस ना हो, काम ना कर रहे हों। टैक्स रिलेटेड मामलात हैं, वेल्थ रिलेटेड मामलात हैं, उनको देखने के लिए FBR मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको देखने के लिए FIA मौजूद है। अदरवाइज जो करप्शन के इश्यूज हैं, उनको देखने के लिए NAB मौजूद है। लेकिन हमने हिस्टोरिकली इन इदारों को ना तो इतना स्ट्रॉन्ग होने दिया है कि अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते, ना हम ऐसा देख रहे हैं कि डिफरेंट अदवार के अंदर जो लोग हुकूमत में होते हैं वो तो कहते हैं कि ये इदारे ठीक है क्योंकि हमारे, लेकिन जो ऑपोजिशन में होते हैं वो इन इदारों पर ट्रस्ट नहीं करते। मैं सिर्फ एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ, पैनामा पेपर्स के बाद जो
बना था, एक इदारे को इन्वॉल्व किया गया था, एक सतून को रियासत के इन्वॉल्व किया गया था दूसरी सतून के मामलात के अंदर ट्रांसग्रेस करने के लिए, वो उस वक्त भी गलत था। अगर आज होता है तो आज भी गलत है। अगर इस इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक बेस्ड एक सेल बनाते हैं, जो कि अभी यही आ रहा है कि लॉ मिनिस्टर शायद उसको हेड करेंगे, वो भी गलत है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए, मैं तो पहले भी ये बात उस वक्त भी कहती रही, आज भी कहूंगी, दोबारा कहूंगी कि ये तरीका का ये जो रूट है, इस रूट को रोकने की जरूरत है। हर इदारा अपनी डोमेन में जब तक रहकर काम नहीं करेगा, तब तक इस मुल्क के जो मामलात हैं, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वो कभी रिजॉल्व नहीं हो सकते। जो इदारे हैं, प्लीज उन पर ट्रस्ट करें, उनको इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने दें। ठीक हो गया। सलमान साहब, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, इदारों के ऊपर ट्रस्ट लेवल की बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है, पाकिस्तान की तारीख है, हम उस अदारे जिसको पे हम ट्रस्ट करने की बात करते हैं, पूरी कोशिश होती है उसको ही मुतनाज़ा बनाने की। तो इसका वे आउट फिर किस तरह निकलेगा? अगर मैं पंडोरा पेपर्स के हिसाब से कहूं, लॉ मिनिस्टर अभी हसन हमें लीगल भी इसके ऊपर बताएंगे क्या व्यू पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन जो है ऑपोजिशन की वो ये है कि जी अंडर लॉ मिनिस्टर हम इस चीज को मानते नहीं, अंडर प्राइम मिनिस्टर हम किसी कमीशन को नहीं मानते, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। एटलीस्ट मेरे प्रोग्राम में ये कहा गया। आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है? ये बात बड़ी सिंपल सी है मंसूर आजम काजी साहब, आप कुछ भी बना लें, पाकिस्तान में अलमिया ये है कि अगर मर्जी के फैसले आए तो फिर इदारे आज़ाद होते हैं, और अगर मर्जी के फैसले ना आए तो फिर इदारों के बारे में इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं, या इल्जाम तराशियाँ या साजिशी थ्योरियाँ बनानी शुरू कर दी जाती हैं। सवाल ये है कि अगर आपने किसको इन्वेस्टिगेट करना है तो किसी ना किसी इदारे पे तो आपको एतमाद करना पड़ेगा ना। अगर आप FIA पे एतमाद नहीं करते, FBR पे नहीं करते, फिर आप जुडिशरी पे करते हैं, आप जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। हमने माजी में देखा है जब जुडिशियल कमीशन के फैसले भी आए हैं तो बहुत से लोगों ने बहुत से अदालती फैसलों को मानने से इनकार किया है और कहा है कि अदालतों के फैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत है, उस चमक का उसके साथ ताल्लुक जोड़ते हैं कि जो एक घटजोड़ जुड़ जाता है अदलिया का, हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, फिर हम उसको उस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो पंडोरा है, और जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, असूल तो यही कहता है, सियासत की अखलाकियात तो यही कहती है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे जो कहा करते थे कि जिन लोगों पर भी इल्जामात हैं वो पहले इल्जामात को सच या झूठ साबित करें और उसके बाद जाके इनका फैसला होगा। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की सियासत किसी असूल की बुनियाद पर तो नहीं खड़ी हुई, ना ये कोई सच्चाई की जंग है, ना कोई ये नजरियात की जंग है, ना यहाँ वो कानून की हुक्मरानी का तस्वर है जो हमें बाहर के बहुत से मुल्कों में नजर आता है। तो यहाँ तो तजादात ही तजादात हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी एक और तस्वीर होती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आपकी एक और तस्वीर होती है। यही जो आज अपोजिशन है जो बड़े उठ के डिमांड कर रही है कि इमरान खान के असूल के तहत इनको इस्तीफे दे देने चाहिए, लेकिन जब पनामा लीक्स आई थी तो ये भी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कोई अस्तीफा अपनाया था। तो ये ताकत की लड़ाई है। इस ताकत की लड़ाई में चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, दोनों से वो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ सियासत भी कमजोर होती है, जमहूरियत भी कमजोर होती है, और कानून की हुक्मरानी का तस्वर भी कमजोर होता है। अब ये बात ठीक है कि ये सिर्फ इल्जामात हैं, इन इल्जामात को जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो देखा जाएगा कि कितने सच है और कितने झूठ है। और ये भी खबरें हमने देखी है कि बहुत से लोगों ने इस पर सीरियस एतराज़ात उठाए हैं, जिसमें शौकत तरीन भी शामिल है, नादिर परवेज भी शामिल है, अलीम खान भी शामिल है, और उन्होंने कहा हमसे तो उन्होंने एक किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं की है, यानी किसी किस्म का हमसे कोई ना राब्ता किया गया, ना कोई इसमें हमसे कोई डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। और जब ये कहा गया कि हमने देखा एक इंटरव्यू चला था उमर चीमा साहब का जो मैंने भी सुना है, जिसमें उसने कहा कि जी हमने तो इन्वेस्टिगेट किया है, अब इस पे हम फतवे तो नहीं दे सकते, ये खुद तहकीकात जो है वो इदारे कर ले। तो उन्होंने भी कोई बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ चीजों को जिस तरह से देखा है उस तरह से चीजें नजर नहीं आई है। मसलन शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मेरी ऑफशोर कंपनी है तो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड है, ठीक है। राजा नादिर परवेज कहते हैं तो मेरी तो किसी किस्म की एक भी ऑफशोर कंपनी। तो मेरा क्या है, जो भी चीजें हैं इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब इसको करेंगे। सलमान साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है जी, आपकी आवाज़ ठीक करते हैं। हसन, आपकी तरफ में आता हूँ। आपने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा, बड़ा पसंद किया लोगों ने, मैंने भी उसको पढ़ा। हसन, करप्शन जो है ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ऑफशोर कंपनीज मैक्सिमम लोगों के बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि टैक्स को अवॉइड किया जाए
और क्रिमिनल इंटेंट भी होता है। एक अब जिस तरह अभी यशवीन बात कर रही हैं, जिस तरह सलमान आबिद बात कर रहे हैं, अब लॉ मिनिस्टर के अंडर बना दी गई है, जिसके ऊपर ऑपोजिशन इस वक्त एक्सेप्ट करने से कासिर है। वो कहती है जी हम नहीं करेंगे। लीगली करना क्या चाहिए? और ये पैसा चला गया नहीं गया, इसको फाइंड है, उसके बाद वापस लाना है, ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? किस तरह ये चीज चलेगी? जी मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो जी मैं आपको कुछ बातें रिएटरेट कर देता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में आपने जिस तरह बिल्कुल सही फरमाया, करप्शन अब पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। और जो ये रिसेंटली यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट था, जो कि अभी कंक्लूड हुआ है रिसेंटली, उसके बाद जो बयान आया है और जिस किस्म का बयान आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, इंडिया के लिए जिस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, अब हमें ये चीज को समझ लेना चाहिए कि अब हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा। क्योंकि अब जो है एज वो जैसे अंग्रेजी का एक मुहावरा है, एक वर्ड, एक सेंटेंस है कि द राइड इज गोइंग टू गेट बम्पी। और अब जो राइड है ये हमारे लिए ज्यादा बम्पी होने जा रही है, तो हमें अब तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब ये मामला जो है ये सिर्फ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नहीं है, ये मामला अब है पाकिस्तान के सर्वाइवल का। क्योंकि देखें, ऑफशोर कंपनियों का होना एज सच जो है पर से इलीगल नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन कंपनियों को क्रिएट करने के मकासद जो होते हैं वो ये होते हैं कि टैक्स इवेजन की जाए, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाए, कुछ पैसे को छुपाया जाए, उसकी सोर्स ऑफ इनकम को छुपाया जाए। और अगर आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो प्रिजम्पशन यही है, या आप उसको कह लें अजम्पशन यही है कि इसके मकसद जो था वो यही था। क्योंकि इस मुल्क के एलीट्स ने पिछले 72 सालों में जो है लूट के खा गए हैं, और अब सिर्फ हड्डियां बची हैं इस मुल्क की। तो मेरा ख्याल है कि अब सवाल जो है वो है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान सर्वाइवल। जैसा मैंने पहले कहा कि इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड द राइड विल गेट बम्पी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अब क्या आगे करना चाहिए, देखिए हाई पावर्ड सेल जो बना है, मेरे ख्याल में मैंने जो अपना आर्टिकल लिखा उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया कि आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और उसकी वजह ये है कि जो कुछ लोग उसके अंदर होंगे, जो कि उसके मेंबर होंगे, उसका पार्ट होंगे, वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब एक करप्शन का आप अगर आपने कुदाल लेके आपने खुदाई करनी है, तो उसके बाद आप उस रैबिट होल की गहराई में जाएंगे तो उसमें तो बड़े बड़े नाम निकलेंगे, और वो लोग जो है जो फंसेंगे वो और करप्शन इनकरेज करेंगे, वो कहेंगे हमारा नाम इसमें से निकाल दो। ठीक है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये जो इनिशिएटिव है हाई पावर्ड सेल का, इसको हमें अब वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसको एक प्रॉपर लॉफेयर अगेंस्ट करप्शन करें। और उसका तरीका ये है कि हम कोई फोरेंसिक और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लें जो कि इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, और उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल ना हो, और वो इसको सेल को असिस्ट करें। और उसके बाद फिर हम लास्टली जब ये एस्टेब्लिश हो जाए, उसमें सबको आप जो है बुलाएं और उनको कहें कि आप ये प्रूव करें, यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंट। ठीक है। onus or the burden of proof is on you, you have to establish। और उसके बाद फिर आपको जो है लास्टली आपको एक एसेट रिकवरी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। खुदारा ब्रॉडशीट की तरह की गलती ना कीजिएगा, उस तरह के लीगल एक्सपर्ट्स को एंगेज करें प्रॉपर तरीके से, किसी अच्छे लॉयर्स को एंगेज करने के बाद फिर आप ये पैसा आपने अगर पाकिस्तान से इलीगली गया है या छुपाया गया है तो उसको आपने वापस भी लाना है। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करप्शन इज सो डीप रूटेड इन आवर सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आवर सोसाइटी कि मुझे इसमें आज के तनाजुर में इतनी होप नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे और बहुत सारे मसले हैं जिनको हम इमीडिएट टैकल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी यशवीन, आपसे मैं सवाल कर रहा था कि अब जो हसन का व्यू पॉइंट है एक लॉफेयर और जो इस वक्त सिचुएशन है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप है कि जी क्या इन लोगों की ऑफशोर कंपनियों के अंदर जो पैसा गया है वो लीगल है या नहीं है, उसको रेक्टिफाई और क्लैरिफाई एफबीआर भी कर सकता है, और ये कोई इतना लंबा इशू नहीं है, 5-7 दिनों के अंदर बिल्कुल क्लैरिफाई हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पैसा वहां गया है
तो इस पैसे को वापस कैसे लेकर आना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसको हम लोग आज की तारीख तक एड्रेस नहीं कर सके। हुकूमत ने पूरी कोशिश भी की इन दिस पर्टिकुलर मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस में। सो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या कोई इंटरनेशनली हमें लोगों को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जिस तरह हसन कह रहे हैं, या सिर्फ यही जानना काफ़ी है कि पैसे गए हुए हैं और बस ठीक है वहां पड़े रहें, इट्स ओके? नहीं, ये जानना काफी नहीं है। पैसे वहां गए हैं, हमें पता है अगेन चैनल क्या है, मकसद क्या है, वहां पे उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं इत्तेफाक करती हूँ हसन साहब की जो बात उन्होंने कही है कि ये जो करप्शन का मामला है, इसको जब तक जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, खाली नैरेटिव, खाली बयानबाजी, खाली नारेबाजी जो है वो हमने देख लिया है कि खाली नारेबाजी का कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ। 3 साल से ऊपर जो है इस हुकूमत को आए हुए हो गए इक़्तिदार में, कौन सा करप्शन है का कोई एक केस मुझे बता दें, छोड़ेगा हुकूमत को, ऑपोजिशन का कोई एक केस बता दें जिसको हमने देखा हो कि वो अपनी किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा है। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौर की बात कर लेते हैं, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, यू नेम इट, जहांगीर वाला मामला, हर चीज के बाद ये कहा जाता रहा कि रिस्पॉन्सिबल लोग कौन है, आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको दे विल बी टेकन टू टास्क, लेकिन हमने देखा कि हुआ तो आखिर में कुछ भी नहीं, हर चीज जो है वो बीच में रह जाती है। तो मैं इसलिए इत्तेफाक करती हूँ इस बात से कि ये जो खाली ऑल टॉक है, इसको अब रोकने की जरूरत है, अमल करने का वक्त है। और दिस इज अ वेरी गुड सजेशन कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस मुल्क में मौजूद सियासतदानों का एक दूसरे के ऊपर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले कुछ सालों में सियासत के अंदर इतनी जातियात जो है उसको घसीटा गया है कि अब ये सारा मामला जो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस से बढ़ के मुझे लगता है ये पर्सनल एनिमिटीज बन गई हैं इन लोगों की आपस में। PMLN कह रही है कि वो PTI को ट्रस्ट नहीं करते, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये खुद चोर हैं, हम इनको किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का हिस्सा बना ही नहीं सकते, चोरों को तो नहीं डाला जाता इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये बयानबाजी का लेवल है इस मुल्क में चल रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट, अ वेरी गुड सजेशन आल्सो कि आप इंडिपेंडेंट जो है इन्वेस्टिगेटर्स और इस तरह के लोगों को लेकर आएं, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने सेल बनाया है उसके साथ उसको गाइड कर सकें और उसके साथ काम कर सकें, ताकि कोई एलिमेंट ऑफ अनबायसनेस जो है वो हम उसके अंदर इंश्योर कर सकें। और मैं अपनी पहली बात पर अभी भी कायम हूं कि इदारों को इस चीज के अंदर ड्रैग मत ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इदारों की जो सैंक्टिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान मत लगाएं इस तरह की पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है? एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए ताकि हम लोग इन चीज़ों को पता भी चल सके क्लियरली, उसके ऊपर ट्रस्ट इशू भी किसी का ना हो, ना हुकूमत का हो ना अपोजिशन का हो। फिर हम अगर अदालतों की तरफ जाएंगे और फैसले हमारे हक में नहीं आएंगे तो फिर हम अदालतों को भी बदनाम करेंगे। इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह यशफीन कह रहे हैं ज़रा इससे बाहर रखें और इंडिपेंडेंटली इसको हम एनालिसिस इसका कर लें, इसको इन्वेस्टिगेट कर लें और उसका जो रिजल्ट आता है वो पब्लिक कर दिया जाए। डू यू एग्री ऑन दैट? देखिए, पहली बात यह कि जब आप इंटरनेशनल सतह की ऊपर भी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, सवाल यह कि हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे मामले में फैसिलिटेट करेंगे। आपने देखा कि मुख्तलिफ मामलात में जब हमने बाहर की दुनिया से बारे में मालूमात मांगी हैं, डॉक्यूमेंट मांगे हैं, दस्तावेजात मांगे हैं, तो हमें तो दस्तावेजात नहीं मिले, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग हमारी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। एक तो ये बात होना चाहिए, असली तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी याशमीन ने बात की थी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक है, बदइस्तेमाली है, लेकिन माशाल्लाह कौम को मुबारक हो, हुकूमत और अपोजिशन ने नैब की तरामीम के बारे में तो सियासी फैसला कर लिया है। सूट करती है, सूट करती है। जिस तरह से नैब के काटे गए हैं, चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महसूस किया गया है, और जितनी तरामीम इस वक्त नैब की हुई है ये ज्यादातर वही तरामीम है जो अपोजिशन जमातों ने रिकमेंड की थी, साजिद बिरादरी ने रिकमेंड की थी। यानी अब अपना वजीर खजाना शौकत तरीन कहते थे, सब कहते थे कि जनाब हमें यहाँ पे नैब के पर काटते हैं, क्योंकि इस तरह से फिर पाकिस्तान में मीशत नहीं चल सकती। और जरदारी साहब भी कहते थे कि मीशत और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते, PMLN का भी ये नैरेटिव था। तो अब तो जो तरामीम हुई है वो सबकी मिली भगत से हुई है। बाकी ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, अब मैं आपको कहता हूँ ना कि जरा पीपल्स पार्टी को कहें और PMLN को कहें कि जाके नैब के अंदर जो तरामीम हुई है उसे जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके तो दिखाए ना, कोई नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा। ये सब बातें करेंगे, मीडिया के अंदर टॉक शो करेंगे, सियासी जलसों में बातें करेंगे, लेकिन कोई कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान में जो हमारी रूलिंग एलीट है, उसमें रूलिंग एलीट में हुकूमत के अंदर भी लोग शामिल हैं, अपोजिशन के अंदर भी लोग शामिल हैं, और सरमायादारोों के अंदर भी हैं, ताजिर तबके के अंदर भी है, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी है। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में एहतसाब हो, सब अपने आप को एक मुकद्दम के तौर पर पेश करना चाहते हैं।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई पंडोरा बॉक्स या किसी और हवाले से कोई बड़ा एहतसाब का अमल आगे चलेगा। यहाँ पर एक समझौते की सियासत चल रही है और सब इस वक्त समझौतों की सियासत का शिकार है, चाहे उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हसन, मुझे जरा बताएं, आईएमएफ की तरफ से मैं आना चाहूंगा। आईएमएफ ने कहा है जी इनकम टैक्स बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, बाकी की कीमतें बढ़ाएं, और वो सारा इसका जो लोड होगा ये एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। हुकूमत क्या इसको अब तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगी, या आपको लगता है कोई वे आउट है? लेकिन क्योंकि हम लोग उनको पहले ही डिले टैक्टिक्स करते रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल दैट, सो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? एक आम आदमी की जिंदगी क्योंकि इस सारी चीजों से मुतासर होती है जी। देखिए मंसूर, इकोनॉमी तो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि ये जो सारा आपके ऊपर आईएमएफ का प्रेशर है, ये बेसिकली इसका ताल्लुक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल रीजंस के साथ है। और आप ये देखें कि हम लोग फैटफ की ग्रे लिस्ट में पिछले 3 सालों से, तकरीबन 3 साल से भी ज्यादा हो गए, हम लोग उसमें मौजूद हैं। हम लोग उसमें जो 26 आउट ऑफ 27 पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग पूरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमें इसमें से नहीं निकाल रहे। तो मेरे ख्याल में तो आपको, अंग्रेजी का एक वर्ड है आर्म ट्विस्टिंग, तो ये आपकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और आप जो है इसको, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका है ये तो बहुत मुश्किल होगा जवाब देना। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम आज से 3 साल पहले अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लेते अपनी इकोनॉमी के, जिनमें हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाते, तो शायद आज हम इस पोजीशन में होते कि हम आईएमएफ को भी खुदा हाफिज कह सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि ये नहीं किया, या हमने इसको डिले किया, या हमने इसमें एक टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो शायद इस वजह से आज जो है हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक जो गरीब आदमी है उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। और अब ये जो अफगानिस्तान का जो सारा हुआ है मामला, इसमें मेरे ख्याल में अब आईएमएफ के साथ आपके जो एक डिस्कशन चल रही है, मुझे तो वो इतनी कोई नियर फ्यूचर में फ्रूटफुल होती नजर नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में इसकी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस भी होंगी आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उसका अब एक क्लियर जो एक फोकस होगा वो होगा कि महंगाई कम की जाए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। इसीलिए जो है गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन्स हैं पंजाब में, आपने नोट किया, वो भी चेंज हुए हैं, जो कि एक नैरेटिव जो है शेप कर रहे हैं पॉजिटिव 2023 के लिए। तो लेकिन कुछ चीजें होती हैं मंसूर, जो कि आप जब तक वो चीजें एक आम आदमी को महसूस ना हो, यानी एक आम आदमी अगर सब्जी लेने जा रहा है और अगर वो उसको अफोर्ड नहीं, तो वो नैरेटिव को कहेगा, नैरेटिव को मैंने क्या करना है, मुझे तो एक मतलब मेरी जिंदगी जो है बेसिक मुझे नहीं पूरी हो रही। बिल्कुल ठीक। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन आई एम होपफुल कि अल्लाह ताला कोई पाकिस्तान पे रहम फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है। हसन, आपकी एक चीज बड़ी अच्छी मुझे लगी है, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने ना 3-4 दफा कहा है, मैं बड़ा इसका शदाई हूं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर इस मुल्क में होती तो शायद हम लोगों को ये दिन ना देखने पड़ते। यशवीन, मुझे आप बताएं, ये जो अब आईएमएफ की तरफ से एक नया कहा गया है, 1 रुपया 40 पैसे आप 1 साल के लिए बिजली बढ़ाएंगे और उसके बाद इनकम टैक्स की ब्रैकेट्स को बढ़ाएंगे। सो इनकम टैक्स की ब्रैकेट्स तो मेरे ख्याल में उन्हीं लोगों पे बढ़ रही है जो पहले इनकम टैक्स दे रहे हैं, ना एडिशन कोई खास नजर आ रही होती है, ना कुछ टारगेट पूरे करने हैं, तो आप उन्हीं से ही लेते जाएंगे जिनकी इनकम है जी, या जिन्होंने शो किया हुआ है। सो इसका फायदा किसको होने लगा एट द एंड ऑफ द डे? देखिए, आईएमएफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप भी जानते हैं, जाहिर आप फॉलो करते हैं सारी मामलात को। आईएमएफ जब भी आता है आपको बेल आउट पैकेज देने के लिए किसी भी इकोनॉमी को, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, तो उनकी इसी तरह की शरायत होती हैं। वो इसी तरह की कुछ चीजें हैं जिनको टारगेट करते हैं, एरियाज उनको टारगेट करते हैं, और उनकी यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ऐसी इकोनॉमी से जिसको वो बेल आउट पैकेज देने के लिए कंसिडर कर रहे हो। तो आईएमएफ जो है उससे तो खैर इट्स नॉट कमिंग एज अ सरप्राइज कि उन्होंने इस तरह की वो कोई भी शरायत लगा रहे। पाकिस्तानियों के लिए तो मेरा ख्याल है सबसे पहले यही कहना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि घबराना नहीं है, ये दिस टू शैल पास और भी गुजर जाएगा। लेकिन ये आप दोनों जो हजरात अभी बात कर रहे थे, दुरुस्त बात कर रहे थे कि जो भी इकोनॉमी की फ्रंट के ऊपर चेंजेस हो रही होती हैं या इस तरह की मैनूवरिंग हो रही होती है, करने वाले ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उसका बर्डन जो है वो एक आम आदमी पर आता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि आ भी रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। बहुत सारी चीजें जो हैं इस वक्त
आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, महंगाई, कीमतें जो चीजों की हैं, बड़ी बेसिक चीजों की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। और इफ दिस IMF पैकेज कम्स थ्रू तो ये जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है ये तो और वर्स ऑफ होगी। IMF के पास जाना इटसेल्फ कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। मईशतें, दुनिया भर की मईशतें जो हैं वो IMF से सपोर्ट लेती हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी की ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है कि IMF भी टू बी ऑन अ सर्टन सेफ साइड, वो अपने लिए जो एक सेफ्टी नेट क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से इस तरह की सख्त शराइत जो हैं वो हमारे सामने हमेशा ही रखी जाती हैं। ये पहली मर्तबा तो नहीं है। एंड इफ पाकिस्तान इकोनॉमी नीड्स दिस बेल आउट पैकेज, तो यही शराइत है, ये तो माननी पड़ेंगी। जो आपने भी कहा ना कि क्या ये माननी होंगी, मन्नो माननी पड़ेगी। निगोसिएशन होती है, हमें पता है, हर दफा निगोसिएशन होती है, हम अपनी साइड को लेके हमेशा जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों पे कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही प्री सेट सिचुएशन के साथ आपके सामने आते हैं, क्योंकि वो आपकी मईशत का हर एतबार से तज्जिया करके, जायजा लेकर आपको जो भी वो कुछ ऑफर कर सकते हैं वो आपके सामने टेबल पे रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो राउंड्स होते हैं निगोसिएशन के, उसमें बहुत कुछ आप मनवाने में कामयाब नहीं होते, हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा, मैंने कहा मैं आपके साथ बलूचिस्तान भी चला चलूँ, वहाँ पर क्या इशू चल रहा है? वुज़रा नाराज़ हो गए हैं, वो ज़हूर बलीदी साहब, अब्दुर्रहमान खेतरान और असद बलोच, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। उनके तर्जमान कह रहे थे कि जी जो सूबाई वुज़रा ने 6 अक्टूबर को इस्तीफ़े दिए थे, और सूबाई तर्जमान ने ये तक कहा कि जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं और मशीरों के इस्तीफ़े वो गवर्नर मंजूर नहीं कर सकता। सर वहाँ पर क्या इशू सिचुएशन क्रिएट हो गई? मतलब 3-3.5 साल किसी वज़ीर को कोई इशू नहीं हुआ, और अब फौरन इशू शुरू हो गए। और वो कहते हैं, और मैंने उनकी बात भी सुनी, कैपिटल से ही उनके ये जो वुज़रा थे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा सब कुछ है, लेकिन ये 3-3.5 साल बाद क्यों आता है? सलमान साहब की आवाज नहीं आ रही जी मुझे। सलमान साहब आपको दोबारा जी कनेक्ट करती हैं जी। हसन, मैं थोड़ा सा, आई नो यू डोंट गो इनटू पॉलिटिक्स, बट एक ये नेचर है हमारा कि एक थोड़ा टाइम जब गुजर जाता है तो उसके बाद हमें कुछ और चाहत होने लग जाती है, और हम पिछले वाले को फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, नाउ वी डोंट वांट यू, नाउ द नेक्स्ट पर्सन शुड कम इन, या हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है हमारा, या कोई लस्ट है पावर की? क्या समझते हैं आप इसको? फिर हम लोगों ने हमेशा जो है अपना जाती मफाद अपने मुल्क के मफाद से आगे रखा है। हमने कभी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी जो लड़ाई है या हमारे जो आपस की जो एक फॉल्ट लाइंस हैं उसका मुल्क के ऊपर क्या असर होगा। आज जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं या मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं एज अ नेशन, उनका जो ताल्लुक है वो हमारी अंदरूनी फाइट से है। और ये IMF का जो पॉइंट अभी यशफीन बता रही थी, बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि जो है उनकी टर्म्स जो है एक्सेप्ट करना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं मंसूर कि इस दुनिया में उसी इंसान की, उसी फैमिली की, उसी कौम की इज्जत होती है जो कि अपने पैरों पे खड़े हों। आज जो सारे प्रेशर्स हम पे पड़ रहे हैं वो इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हम एक कमजोर कौम है। अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत होती, हम अपने पैरों पे खड़े होते, तो आज अमेरिकन हमें इस तरह जो है हमें प्रेशर ना डाल सकते, हमें आके इस तरह जो है वो मतलब है लिटरली एक गुंडागर्दी हो रही है हमारे साथ और कुछ नहीं हो रहा। तो हमें अगर हमारे अंदर मजबूती होती, हमने अपने आप को मजबूत किया होता, तो आज शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब ने जी हमें ज्वाइन कर लिया। सलमान साहब, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा था, आपने सवाल पूरा सुना था, मुझे इसका जरा जवाब दीजिएगा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सर? देखिए, मैंने अब आपका सवाल सुन लिया था। बलूचिस्तान में वक्तन फवक्तन हर हुकूमत के दौर में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, और हुकूमत में उखाड़ पुछाड़ जो है ये वहाँ मामूल का हिस्सा है। बुनियादी लड़ाई जो है वो डेवलपमेंट फंड के नाम के ऊपर होती है, यानी वजीर आला को ब्लैकमेल करके हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट फंड लेना चाहते हैं। अब वहाँ जो कुद्दूस पसंजो साहब हैं, जो पहले साबिक वजीर आला भी रहे हैं, वो इस वक्त अपने ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। अपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके अपने अंदर भी एक मुदाखलत है, लेकिन इसमें जो बड़ा लीडिंग रोल है ना वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब अदा कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये मामला जो है, जो बुरहान इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये अगले 72 घंटों के अंदर अंदर रिजॉल्व होगा, और सादिक संजरानी के दरमियान और ये जो अपोजिशन के लोग हैं, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, बाप के, इनके दरमियान कोई मफाहमत हो सकती है। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि शायद जाम कमाल कमजोर पोजीशन पे खड़े हैं और शायद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने वाजे कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो हालात का मुकाबला करेंगे। और इस मामले में अब इस वक्त सादिक संजरानी जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है, लेकिन असल मसला जो है कुछ दो की बुनियाद पर तय होगा, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, डेवलपमेंट फंड्स हैं,
वो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को देकर और कुछ वजारतों के अंदर तब्दीलियां करके लोगों को राजी किया जा सकता है, और यही बुरान है, इसके अलावा कोई बुरान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यशवीन, मुझे ज़रा ये बताइएगा, मैं थोड़ा सा वो तालिबान की हुकूमत पे भी बात करनी थी अफ़गानिस्तान में। कल वहाँ पर कंदूज में मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। ये खुदकुश हमले एड्रेस करने थे, तालिबान की हुकूमत ने करने थे। डायलॉग प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा उनके साथ शुरू हुआ है TTP एंड ऑल दैट, जिसको फैसिलिटेट तालिबान हुकूमत कर रही है। लेकिन अब तालिबान हुकूमत को भी खुदकुश हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ये किधर जा रही है सिचुएशन, अगर आप इसमें बताना चाहें। मैं इस पे बिल्कुल बात करती हूँ, एक ब्रीफ सा कमेंट कर दूं बलूचिस्तान वाली सिचुएशन पे। मैं जरूर चाहती हूँ, आपने जो अभी वो कहा ना कि 3 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है, 3 साढ़े 3 साल के बाद इलेक्शंस अगले जो है वो करीब आ जाते हैं, और जो मिनिस्टर्स भी सोए हुए होते हैं, जो MNAs भी सोए हुए होते हैं, उनके मुतालबात जाग जाते हैं कि अब उनको भी कोई डेवलपमेंट फंड दिया जाए ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सकें। एक तो वो नाराजगी होती है। जाम कमाल साहब के मामले में वही बहुत एक टिपिकल सी सिचुएशन है, जो मैंने जितना पता किया है कि वो अपने जो मेंबरान हैं असेंबली के, उनको वक्त नहीं देते, वुज़रा लाइन में लगे रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, उनकी कोई भी जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई उनके ऑफिस से एक्शन नहीं होता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खबर है, उसकी बुनियाद पे कह रही हूँ कि उनकी फैमिली का एक मेंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर ऐसा है जो कि बहुत सारे मामलात के अंदर इंटरफेरेंस है उनकी तरफ से, और एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। और इनमें 2-3 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ डायरेक्टली उनकी जो है वो तू मैं तक बात पहुंची है, और ये कुछ पर्सनल उस तरफ से भी ये सारी सिचुएशन जो है वो बिगड़ रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ना तो खुद कोई एक्सेस दिया जाता है, फिर फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इस तरह के सभी मामलात के अंदर। तो ये जो एक वो नो कॉन्फिडेंस का इशू अब आ रहा है जाम कमाल साहब के, तो ये इट्स ट्रिगर्ड बाय दिस एंटायर थिंग। नाउ कमिंग टू अफगानिस्तान, जो अभी आपने कहा है कि जो वहां पर जो मामला, देखिए ये बात तो मुझे ये पर्टिकुलर खुदकुश हमला और ये सिचुएशन से हटकर भी अगर बात करें तो वी न्यू इट फॉर अ फैक्ट कि इस दफा जब तालिबान आर गोइंग टू बी बैक इन गवर्नमेंट, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इन राइट फॉर देम आल्सो। बहुत सारी चीजें को मैनेज करने में, संभालने में वक्त लग जाएगा। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से वो आए हैं वो एक टिपिकल अपने उस आउटलुक के साथ नहीं आए हैं, जो कि बहुत से लोगों में बहुत बाइसे हैरत था, क्योंकि वो अपनी जो पोस्चरिंग है, अपनी जो मीडिया ऑप्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत संभाल कर इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी एक्सेप्टेंस इसलिए ना हो जस्ट बिकॉज कि वो वहां पर घुस के बैठ गए हैं, उनकी एक्सेप्टेंस इसलिए हो कि दुनिया ये समझे कि वो उनके साथ चल सकते हैं। तो इस तरह का एक आउटलुक आप लेकर आते हैं तो फिर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये डजंट कम एज अ सरप्राइज टू मी, इस तरह के इश्यूज उनको फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। हसन, व्हाट यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? ये जो सिचुएशन है अब अफगानिस्तान की और पाकिस्तान का जो किरदार है और जो डायलॉग है, एक तो डाला के ऊपर बड़ा अब इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नहीं करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल इंटरनेशनली दुनिया क्या समझ रही है? पाकिस्तान को एक स्केप गोट तो ज़रूर बना रही है कि जी पाकिस्तान ने शायद सब कुछ किया, हम लोग के इतने फर्मा बरदार होते तालिबान तो हमारे साथ ये होता, 80,000 के करीब हमने कुर्बानियाँ दे दी, उसके बाद भी अगर दुनिया को कोई शक व शुबहात है तो उनका एक्चुअली में उनका बड़ा सख्त किस्म का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, दुनिया का, हमारा नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मंसूर, बिल्कुल पाकिस्तान को स्केपगोट किया बनाया गया है, और उसकी बड़ी क्लियर वजह यह है कि हमारा और अमेरिकन का एक बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म का रिलेशनशिप रहा है, और कभी भी हम जो थे, वी वर नेवर नेचुरल एलाइज। तो हम कोल्ड वॉर के अंदर भी जब अमेरिकन को असिस्ट करते थे, उस जमाने में भी हम जो था एक मतलब इट वाज अ ट्रांजैक्शन। ये 2001 के बाद जो सारा हुआ ये भी एक ट्रांजैक्शन थी। और दूसरी जो चीज इस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप में, वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। उन्होंने कभी भी हमें ट्रस्ट नहीं किया, हमेशा ये समझते रहे कि ये वी आर प्लेइंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी वी आर ऑन बोथ साइड्स। वो इस चीज को नहीं रियलाइज कर सके कि हम अपने जियोपॉलिटिकल रेयर को या अफगानिस्तान को कभी भी हम यानी कि छोड़ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल अपना उसके ऊपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और दुनिया में ये हर मुल्क का हक है कि वो करे, और स्पेशली 80 की दहाई के बाद जो इन्होंने किया हमारे साथ, जिस तरह ये हमें छोड़ के चले गए, फिर प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, उसके बाद तो हमारा पूरा जो था हक बनता था कि हम ये करें, और हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब उसके अंदर पाकिस्तान को अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, अब बहुत एग्रेसिव
एग्रेसिवली चाइना, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया और बाकी जो एलाइज हैं पाकिस्तान के, उनके थ्रू एग्रेसिवली तालिबान के लिए तालिबान फोकस्ड अफगानिस्तान फोकस कॉन्फ्रेंसेस को कन्वीन करना पड़ेगा, जिसमें एक गालिबन 12 अक्टूबर को भी हो रही है, जिसमें के ह्यूमैनिटेरियन एड, उसके बाद इंटरनेशनल रिकग्निशन, क्योंकि देखें तालिबान जो है आज इंटरनेशनल रिकग्निशन चाह रहे हैं, और जिस तरह यशफीन ने कहा कि वो पुरानी वाली जो चीजें थी वो नहीं हो रही, बिल्कुल एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, एक ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया जो है वो इस वक्त वेट एंड वॉच अप्रोच जो है अडॉप्ट करके बैठी है। देखिए एक बात याद रखिएगा, 0 से 1 जो होता है वो सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। 1 ऑनवर्ड्स बहुत आसान हो जाता है। जिस दिन इनको एक रिकग्निशन मिल गई उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली बिकम इजी फॉर देम। बट मैं अगेन एक बात रिपीट करूंगा कि ये जो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट था, उसके बाद अब पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि डिवोर्स बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान हैज बीन फाइनलाइज्ड। प्लीज स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अमेरिका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एग्रेसिवली परस्यू रिलेशंस विद चाइना, रशिया। हसन पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा सलमान साहब, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? ये जो अब डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो विजिट रहा एंड ऑल दैट, डू यू बाय हसन्स व्यू पॉइंट के हमें अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और उसका तरीका सिर्फ यही है कि हम लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान के बारे में सोचें? योर कमेंट्स सलमान साहब। सलमान साहब ने जी लाइन ड्रॉप कर दी है। थैंक यू वेरी मच जी। सलमान आबिद साहब, यशफीन जमाल, हसन असलम शाद। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमने आज इसका पूरा एनालिसिस करूं। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान का दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे ममालिक का पाकिस्तान के साथ, ये एक है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट हम लोगों का आपस में भी है। पाकिस्तान में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है। हुकूमत का अपोजिशन के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है और अपोजिशन का हुकूमत के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई इशू हो, किसी भी किस्म का इशू हो, एक पेज के ऊपर हम लोग नहीं आते, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसको परमानेंट रिलेशनशिप लेकर चलने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ तब होगा जब हम लोग अपनी ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के मुल्क को सामने रखेंगे और मुल्क को प्रायोरिटी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।